णमोऽर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमोऽर्याणं नमोऽध्यायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूकृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वलब्धे। तत्वार्थ सूत्र चौथा अध्याय व्यंतरों का कथन 10वें सूत्र के जरिए हुआ था। इन व्यंतरों में 8 प्रकार के व्यंतर हमने देखे थे। उन 8 प्रकार के व्यंतरों में कि क्या क्या स्थिति बनती है। 11वें सूत्र में देखा था, 10वें सूत्र में भगवत रासना के भेद, 11वें सूत्र में व्यंतरों के भेद। अब हम आगे बढ़ते हैं। 12वां सूत्र है, तो भवनवासियों के 10 भेद हो गए, व्यंतरों के 8 भेद हो गए। अब इस क्रम में अगला नंबर आता है ज्योतिष्क देवों का। ज्योतिष्क देव 5 प्रकार के होते हैं, वो अब 12वें सूत्र में आचार्य देव बताते हैं। देखो, ज्योतिष्का सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च, ये सूत्र है। क्या अर्थ हुआ इस सूत्र का? ज्योतिष्का यानी ज्योतिष्क देव, सूर्य, चंद्र, ठीक है, ग्रह, नक्षत्र, सर्प और तारे, ये है, ठीक है। और प्रकीर्णका, ये सब जगह प्रकीर्णक शब्द बार बार आता है। वो बार बार इसलिए आता है क्योंकि प्रकीर्णक मतलब फैले हुए हैं, यहाँ वहां बिखरे हुए हैं। तो इस तरह है सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारे, ये ज्योतिष देव है, ठीक है। तो ये प्रकीर्णक जो होते हैं, तारे होते हैं ना, तारों को प्रकीर्णक बोलते हैं क्योंकि ये बिखरे हुए होते हैं। तो ये 5 प्रकार के ज्योतिष्क देव हैं। कौन कौन से? सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारकाश्च, प्रकीर्णक तारे, है ना। चलिए, अब ये ज्योतिष्क देव है। ज्योतिष्क तो इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कांति युक्त होते हैं, चमक होती है इनके। आप भी देखेंगे आसमान में सूर्य चंद्र दिखते हैं तो वो चमकदार होते हैं, तो ज्योतिर्युक्त होते हैं। तो ज्योति युक्त होने के कारण, वैसे तो देवगति नाम कर्म की जो उत्तर प्रकृति है, ज्योतिष नाम कर्म, उसकी वजह से ये ज्योतिष होते हैं, ठीक है। और उनका उदय ऐसा होता है कि प्रकाश होते ही है, इसलिए वो नाम, ठीक है। अब ये जरा हमें देखना पड़ेगा कि ये सूर्य चंद्रमा वगैरह कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। प्रश्न पूछ रहे क्या नक्षत्र तथा तारे एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं, अलग होते हैं, अलग होते हैं। नक्षत्र अलग चीज है और तारे अलग चीज है। भाई साहब आवाज ब्रेक हो रही है आपकी आज फिर से, तो या तो वीडियो ऑफ कर लें, वीडियो ऑफ करके अगर रखेंगे शायद थोड़ा ठीक आएगा आवाज। कम पड़ रही है मामला, हाँ, ब्रेक हो रही है। कुछ कर दिया क्या? कुछ मामला ठीक हुआ? बिल्कुल ठीक हो गया अब। चलो, तो ये जो हम जमीन से देखते हैं, ये सूर्य चंद्रमा तारे, ये सब ज्योतिष्क देव कहलाते हैं। और ये भी ज्योतिष्क देव के अपने विमान हैं। और इन ज्योतिषकों में 5 प्रकार के ज्योतिषी हैं।
कौन कौन से? चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक। ठीक है, ऐसे इनमें वो त्रैस्त्रिंश और सामानिक नहीं होते, बाकी 8 इनमें भी होते हैं। ठीक है, और इनका आकार कैसा होता है, इनके जो क्या कहते हैं इनके विमानों का, तो ऐसा आकार होता है जैसे आप नींबू है ना, नींबू, तो नींबू को आप ऐसे बीच में से जब उसके 2 पीस कर देते ना, 2 टुकड़े, तो बिल्कुल ऐसा आप उसे सीधा रखो, तो नीचे की तरफ गोलाई और ऊपर प्लेन, आधी गेंद के जैसे। तो आधी गेंद के जैसे इसके आकार होते हैं सूर्य के, चंद्रमा के, ज्योतिष के विमानों के। ठीक है ना, तो ये करते हैं, तो ये प्रकाश युक्त होते हैं, इसलिए इन्हें ज्योतिष के देव कहते हैं, है ना। चलिए, इनमें सूर्य होता है इंद्र, और बाकी जो चंद्रमा होता है इंद्र, और सूर्य होता है प्रतिदिन। यद्यपि हमारे यहाँ लोक में सूर्य को थोड़ा सा ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि किसी के तेज की उपमा करनी हो, तेज की मिसाल देनी हो, तो सूर्य से देंगे, समझ में आए ना। लेकिन सूर्य से बड़ा वैभवशाली चंद्र है, चंद्र होता है इंद्र, और ये सूर्य होता है प्रतिन्द्र। ठीक है, ऐसे। अच्छा, ये है कहाँ ये? तो आपने देखा होगा कि ये मध्यलोक में ही है, यद्यपि देव है, लेकिन ये ज्योतिष के देव मध्यलोक में ही है, क्योंकि मध्यलोक बहुत बड़ा है ऊंचाई में। कैसे बड़ा है? इस दृष्टि से कि यहाँ चित्रा पृथ्वी से लेकर जो सुमेरु पर्वत है 1 लाख योजन का, और सुमेरु पर्वत के ऊपर 40 योजन की चूलिका है, तो उस चूलिका तक जो है पूरा मध्यलोक कहलाता है। उसके बिल्कुल ठीक ऊपर से फिर ये स्वधर्म और ईशान ये विमान प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कल्प प्रारंभ हो जाते हैं। तो जो चूलिका तक ये पूरा मध्यलोक कहलाता है। हम जहाँ हैं, जब जमीन से यहाँ से ऊपर जाए, सुमेरु पर्वत की जो चूलिका है, अब चूलिका कैसे निकालेंगे आप? तो 1 लाख योजन के सुमेरु पर्वत में 1000 योजन तो सुमेरु पर्वत जमीन के अंदर है, अब बचा 99,000 योजन, तो जमीन के ऊपर 99,000 योजन और 40 योजन की चूलिका है। तो ऐसे 99,040 योजन, इतना ये समझ लो इस जमीन से ऊपर तक मध्यलोक है। तो इसी मध्यलोक में ये ज्योतिष के विमान रहते हैं। और ये आप जाएंगे यहाँ से, जमीन से ऊपर चले जाइए 790 योजन जब जाएंगे आप, कितने योजन? 790 योजन जाएंगे, तो ये तारागण है, सब तारों के विमान है ना। 66,975 कूड़ा कूड़ी, है ना, तारे होते हैं इस हमारे जम्बूद्वीप वाले, यानी जम्बूद्वीप में, है ना। तो वो जमीन से जब जाएंगे तो 790 योजन से लेकर 900 योजन तक, यानी 110 योजन का की जो हाइट है, इतने क्षेत्र में ये ज्योतिष के विमान होते हैं। समझ में आया ना। और अभी आगे के सूत्र में आने वाला है कि ये नित्य घूमते रहते हैं, है ना, सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं ये बड़े व्यवस्थित क्रम में, और इनके चक्कर लगाने से ही दिन और रात का विभाजन होता है, और सर्दी गर्मी की ऋतुओं का परिवर्तन में भी इसका बड़ा योगदान होता है। यानी खगोलीय शास्त्र की दृष्टि से, ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से, यदि आपको इस जम्बूद्वीप का, इस 2.5 द्वीप का, है ना, ये सारा विज्ञान पढ़ना हो, तो आपको ज्योतिष के देवों का, है ना, कैसे ये गमन करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आए? देखो, मैं आपको एक चित्र भी दिखाता हूँ। अच्छा, यदि वो देखते हैं, एक चित्र था मेरे पास, है ये दिखा आपको चित्र, ये कहीं से विनोद जी गुना वालों ने भेजा था मेरे पास। तो देखो, ये चित्र है, ये सुमेरु पर्वत है। अब वो टेक्निकली कैसा भी हो, लेकिन मतलब सुंदर लग रहा है देखने में चित्र, है ना। तो ये जो सुमेरु पर्वत है, इसमें आप देख रहे हैं ये पंक्तियां दिख रही है, ये ही है सब ज्योतिष के देव, और ये नित्य ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। कितना एरिया है इनका चक्कर लगाने का? आप इस चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर जाएंगे, वो कहाँ तक? 900 योजन तक।
यानी 110 योजन में इनकी स्थिति है। 110 योजन के उस पूरे उसमें ये घूमते रहते हैं। समझ में आया ना, इस तरह से। और इनकी 183 गलियां होती हैं, है ना, क्या कहना चाहिए उसे, इनके चलने के रास्ते। तो वो ऐसी 183 गलियां होती हैं गोल गोल। वो 6 महीने में एक गली में जाके 183वीं गली में पहुंचता है और फिर वहां से लौट के आता है, एक एक अंदर अंदर। यही कारण है कि 365 दिन में वो एक, समझ लो, एक साल पूरा होता है ना। आज 6 महीने वो बाहर की ओर जाता है, 6 महीने अंदर की ओर गली में आता जाता है। तो अभी मैं उसका बताऊंगा, स्पेशल सब आएगा अभी। लेकिन आपको ज्योतिष देवों की क्या स्थिति है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मोटी मोटी बात जाने कि ये ज्योतिष देव 110 योजन प्रमाण में रहते हैं। कितने योजन प्रमाण में? 110 योजन प्रमाण में रहते हैं, 790 योजन से 900 योजन तक। और जब हम यहाँ जमीन से चलेंगे ऊपर, कल्पना में चलो, वैसे तो अब जा नहीं सकते, लेकिन अपन कल्पना में यदि जाने की कोशिश करें तो आप 790 योजन जाएंगे तो सबसे पहले आपको मालूम क्या मिलेगा? आपको तारे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? तारे मिलेंगे। ठीक है ना। 790 योजन ऊपर जाए तो तारे हैं, फिर 10 योजन ऊपर जाए तो सूर्य के विमान है, और 10 योजन जाए 80 योजन और ऊपर जाए तो फिर चंद्रमा के विमान है, और फिर 4 योजन जाए तो नक्षत्र है, फिर 4 योजन और जाए तो बुध के विमान है, फिर 3 योजन और जाए तो शुक्र के विमान है, फिर 3 योजन और ऊपर जाए तो गुरु के विमान है, फिर 3 योजन और ऊपर जाए तो मंगल के विमान है, और फिर 3 योजन और ऊपर जाए तो शनि के विमान है। यानी सबसे ऊंचाई पे यदि कोई ग्रह है तो वो शनि है, और सबसे नजदीक कोई है तो ये तारे हैं। ठीक है, चलिए। अब इनके चूंकि योजन में है, अब चूंकि योजन की भाषा हमको थोड़ी सी समझ में नहीं आती, तो आप यदि योजन से ना निकालें तो योजन का मैंने बताया था 2000 कोस का एक योजन होता है। ठीक है, और एक कोस में 2 मील होते हैं, तो एक योजन में 4000 मील मान लो। और एक मील कितने का होता है? लगभग 1.6 किलोमीटर का, है ना। तो एक कोस में, है ना, 2 मील, और एक मील में 1.6। ठीक है, ऐसे आप लगाएंगे तो वो आपका गणित आ जाएगा। आप में से किसी को गणित का शौक हो तो इन सबको आप उसकी गणना निकाल सकते हैं। समझ में आए ना, ऐसे। तो इस तरह से इतनी ऊंचाई पर ये है, 790 योजन से लेकर 900 योजन तक 110 योजन में इनका विस्तार हुआ है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, इनका आकार कैसा होता है? जैसा अभी मैंने बताया, आकार कैसा होता है? आकार आधी गेंद की तरह, ऊपर से ये बिल्कुल प्लेन होते हैं और नीचे से ये इनकी ऐसा आकार होता है। मतलब कैसे, इसको कैसे कहोगे आप? अब हम ये भी नहीं कह सकते अर्धचंद्राकार, क्योंकि चंद्र को ही समझाने के लिए बता रहे हैं, है ना। तो उपमा तो कोई दूसरी देनी पड़ेगी ना, है। तो जैसे आदि, इसलिए मैंने नींबू की उपमा दी थी, है ना। मैंने नहीं दी थी, मतलब कि पढ़ने में आती है नींबू की उपमा, मैं हमने अपनी तरफ से नहीं दी है। तो इस तरह से उनके होते हैं। ठीक है, और इनका बड़ा परिवार होता है ना। एक चंद्र के परिवार में, मान लीजिए चंद्र तो है, क्या कहना चाहिए, इंद्र, तो उसके में एक सूर्य, है ना, और 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे। ये संख्या, हम कहते हैं ना, ये तारे ऊपर आसमान में असंख्यात तारे, असंख्यात नहीं है, इनकी संख्या है। जम्बूद्वीप के तारे तो गिने जा सकते हैं, समझ में आया ना। तो इतने उनके तारे हैं, है ना। तो जम्बूद्वीप में 1,33,950 कोड़ा कोड़ी स्थिर एवं 36 तारे हैं। समझ में आए ना। ये इसमें कुछ संख्या अलग सी हो रही है, इतनी संख्या नहीं है जितनी ये लिखी हुई है। चलो खैर, अभी आ जा, अभी तो ज्योतिषों का हम काफी बताएंगे।
अभी हम आपको ये भी बताएंगे कैसे दिन होता है, शायद आज नंबर ना आ पाए, कैसे रात होती है ये भी बताएंगे, कि ये कैसे एक एक गली में सूर्य चंद्र बाहर जाते हैं और अंदर जाते हैं। फिर हम ये भी बताएंगे कि ऐसा कौन सा अवसर आता है जब चक्रवर्ती सूर्य में पाए जाने वाले जिन मंदिरों में जिन बिंबों के दर्शन कर लेता है। फिर वो संक्रांति होती है, वो संक्रांति भी बताएंगे, और कितना टाइम लगता है, और प्रत्येक उसमें कितने सूर्य कितने चंद्र हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। यानी आपको क्या लगता है कि ये जो हम देख रहे हैं रोज एक ही सूर्य देखते हैं, एक ही चंद्रमा देखते हैं 24 घंटे में? ऐसा नहीं होता है। इस जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं और 2 चंद्रमा है, समझ में आया ना। और पूरे 2.5 द्वीप में 132 सूर्य और 132 चंद्रमा है, समझे। तो जैसे आप जाएंगे जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं 2 चंद्रमा है, लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा है, धात की खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा है, कालो दधी में 42 सूर्य और 42 चंद्रमा है, और पुष्कराग में 72 सूर्य और 72 चंद्रमा है। ऐसे ही नक्षत्र और ग्रह हैं जम्बू द्वीप में ही, है ना। जम्बू द्वीप में एक चंद्र से संबंधित, है ना, 28 नक्षत्र और 88 ये ग्रह होते हैं, ठीक है। और चूंकि 2 सूर्य और 2 चंद्र में है तो उनको डबल कर दो, 56 नक्षत्र और 176 ग्रह, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं, वो एक चंद्र से संबंधित है ना। अभी जो मैं बोल रहा था ना वो उसमें स्लिप हो रही थी बात। चूंकि 2 हैं तो पूरे जम्बू द्वीप में कितने बैठेंगे, उल्टे कर दो, 1,33,950 कोड़ा कोड़ी तारे हुए, है ना। वो जो पहले संख्या मैंने बोली थी वो एक चंद्र से संबंधित, चूंकि 2 चंद्र हैं तो वो डबल हो जाएगी। तो ये जम्बू द्वीप, आपको एक और बात बताएं, अद्भुत बात, ये जो ऊपर तारे हैं जम्बू द्वीप में ही 1,33,950 कोड़ा कोड़ी तारे। कोड़ा कोड़ी तो समझते हैं आपकी नहीं? कोड़ा कोड़ी यानी, कोड़ा कोड़ी से आशय ये होता है 1 करोड़ के 1 करोड़ से गुणा। हाँ, 1 करोड़ का 1 करोड़ से गुणा करने पे जो संख्या आती है वो कोड़ा कोड़ी कहलाती है। तो 1,33,950 करोड़ एक तरफ रखो, यानी 1,33,950 आप एक जगह लिख दो और उसमें 7 शून्य लगा दो, तो वो संख्या कहलाएगी 1,33,950 करोड़, और उसमें गुणित कर दो 1 करोड़ का, ठीक है। तो वो जितनी संख्या आएगी वो कहलाएगी 1,33,950 कोड़ा कोड़ी तारे। इतने तारे हैं इस जम्बू द्वीप में, ठीक है। तो 2 चंद्र हैं तो सब कुछ डबल डबल है ना। चलिए, और शास्त्र में ये भी लिखा है कि बाकायदा इन सब तारों के नाम हैं अपने अलग अलग। तिलोय पंडिती में जाएंगे तो आपको सबके नाम मिलेंगे, ये 28 नक्षत्र और 176 ग्रह जम्बूद्वीप संबंधी, 56 नक्षत्र और 176 ग्रह, ये सबके नाम लिखे हुए हैं बाकायदा। अब इतना कौन याद रखेगा, कौन जानेगा, आपको भी इतनी इंटरेस्ट नहीं होगा कि हम उनके नाम जाने 176 के। और आचार्य ने तो यहाँ तक लिखा है, वृषभ आचार्य ने, कि जो तारे हैं ना अरबों की संख्या में, इनमें भी एक एक का नाम है, सबका अलग अलग नाम है, और वो उल्लिखित थे, लेकिन काल दोष से सब नष्ट हो गया तो वो भी नष्ट हो गए, समझ में आया ना। हालांकि वो होते भी तो शायद ही पढ़ता कोई, करोड़ों नाम जान के करेगा क्या कोई, लेकिन थे, ये शास्त्र में लिखा, ये काल दोष में खत्म हो गए। तो कहते ऐसे कैसे हो सकता है, इन तारों के अपने अपने नाम है। हाँ, क्यों नहीं है, हमारे देश की आबादी कितनी है, 135 करोड़, तो सबके अपने अपने नाम है कि नहीं, समझ में है ना। और मौजूदा भारत के अलावा जो मौजूदा विज्ञान के हिसाब से विश्व है, उसमें कितनी आबादी है, लगभग 8 अरब आबादी है, तो 8 अरब लोगों के नाम है ना अपने अपने। तो ऐसे ही ये जो कोड़ा कोड़ी वाली संख्या है, इतने जो तारे हैं, शास्त्र में लिखा कि इनके अलग अलग नाम हैं, समझ में है ना। ऐसे तो ये 5 प्रकार के ज्योतिषी देव हो गए, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह और तारे।
तारों को प्रकीर्णक, क्योंकि ये यहाँ वहां बिखरे से दिखाई देते हैं, प्रकीर्णक तारे कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये तारे हैं। क्या करते हैं ये, तो इसमें थोड़ा सा 2.5 द्वीप तक के जो ये ज्योतिष्क देव है ये तो घूमते हैं, ये तो सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं, लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर के जो असंख्यात सूर्य और असंख्यात चंद्रमा और असंख्यात बाकी ज्योतिष्क देव हैं वो नहीं घूमते, वो जहां जैसे हैं वहां स्थिर रहते हैं, वो गमन नहीं करते। क्या कहा मैंने, ये बात समझ में आई आपको कि नहीं, कि फिर से वही चित्र दिखाऊं क्या, आपको दिख रहा है चित्र, दिख रहा है नहीं, दिख रहा है। मैं भूल गया था कि ऐसा ना हो है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उस चित्र में वो जो चक्कर लगा है, पूरी पंक्ति सी चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रही है, वो उसके पीछे यही है। और 2.5 द्वीप के बाहर के जो वो सब स्थिर रहते हैं, और यही कारण है कि 2.5 द्वीप के बाहर जो है वो जहां दिन है वहां दिन ही रहता है, और जहां रात है वहां हमेशा रात ही रहती है। समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि वहां सूर्य तारे गमन ही नहीं करते। जब मैं नंदीश्वर द्वीप के बारे में मैंने बताया था तो उस समय बताया था आपको कि चूंकि 2.5 द्वीप के बाहर के ज्योतिष्क देव स्थिर रहते, जहां उनका विमान है वो वहीं रहता है, कहीं हिलता डुलता नहीं है, वो गमन नहीं करता। तो जहां दिन है वहां दिन, जहां रात है तो वहां रात। लेकिन अब नंदीश्वर द्वीप अगर वहां सब जगह भोग भूमि की स्थिति है, तो कल्प वृक्ष होते हैं, तो कल्प वृक्ष की रोशनी से वहां रोशन रहती है वो स्थिति, वो एरिया, है ना। चलिए, तो ये ज्योतिष्क देवों की बात हो गई। और अब देखो अगला सूत्र देख लें अपन, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक आपको किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। भाई साहब, साइंस के हाँ? साथ ये सब क्यों मैच नहीं होता? साइंस के साथ तो ज्योग्राफी यानी ये खगोल विज्ञान तो बिल्कुल मैच नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बताया गया है सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार, और वो अपनी शोध खोज बताते हैं, है ना। और साइंस का आप देखो ना, आजकल साइंटिस्ट बताते हैं कि ये सूर्य अपनी राशि बदल रहा है, और ये संक्रमण वगैरह, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इसका टाइम बताते हैं। तो कैसे बताते हैं, सब यंत्र की सहायता से बताते हैं। प्राचीन समय में कोई यंत्र नहीं, कोई ऐसी नहीं, केवल शास्त्र पढ़ के ही बताया जाता था कि इस दिन सूर्य इस राशि में जाता है, इस दिन संक्रांति होती है, इस दिन सूर्य ग्रहण होता है, इस तिथि को चंद्र ग्रहण होगा। तो ये पहले बिना इन यंत्रों के बिना जब बता देते कि नहीं, बता देते थे कि नहीं कि ऐसा ऐसा होता है, तो वो कैसे बताते थे, वो शास्त्रों के आधार से ही तो बताए। ये सूर्य ग्रहण, ये चंद्र ग्रहण, ये कॉन्सेप्ट ही धर्म शास्त्रों ने बताया। वैज्ञानिकों को कोई सपना थोड़ी हुआ था कि सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, संक्रांति होती है, सूर्य अगली राशि में प्रवेश करता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ही धर्मशास्त्रों के दिए हुए हैं। फिर उन्होंने उस पर शोध की, वो उन्हें जो चीजें दिख गई वो उन्हें मान ली, अब जो चीजें हमें नहीं दिखी वो नहीं माने। देखो क्या होता है, जो विज्ञान की थीम क्या है, देखो हर विषय की एक थीम होती है। गणित वाला कहेगा कि अच्छा बताओ, 1 किलो संतरे यदि 100 रुपए के आए तो 10 किलो कितने के आएंगे, तो बताएगा 1000 रुपए के आएंगे। सुनना, अब वो कहे भाई संतरे कहाँ है, तुमने तो एक संतरा है नहीं और तुमने 1000 रुपए के संतरे का हिसाब बता दिया। बोले गणित को इस बात से लेना देना नहीं है कि वो चीज दुनिया में है कि नहीं है, हमारे पास है कि नहीं है, कि कभी भविष्य में होगी। गणित का काम है केवल संख्याओं का निपटारा करना। 10 में 10 का गुणा करो तो 100 आएंगे, 100 संतरे। कहाँ है संतरे, हो चाहे नहीं हो, समझ में आया ना। उसे केवल उस गुणा वाक से मतलब है, उसके हिसाब से हमें संख्या उसके लिए मायने नहीं रखती। तुम संतरे की जगह केले कर दो, केले की जगह अंगूर कर दो, अंगूर की जगह तरबूज कर दो, उसे उससे मतलब नहीं, उसे केवल संख्या से मतलब है कि 10 गुणे 10 बराबर 100, बस उसे इससे मतलब है। तो गणित का काम क्या है, केवल संख्या देखना। उस संख्या में क्या है, बोले 2 और 2 4 होते हैं, तो कौन सी चीजें 2,
कोई भी, वो हमारा विषय नहीं है। जो कोई भी भी। यदि दो संख्या है, 2 और 2 4 होते हैं, कोई भी होगी, तो उसका जो गणित है वो लोक चीजों से निरपेक्ष है। समझ में आया ना? ऐसे ही आप जैसे डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, डॉक्टर के यहाँ आप देखेंगे अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं हॉस्पिटल्स में। आई का स्पेशलिस्ट अलग है ना, ईएनटी वो सब अलग, और कार्डियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट है ना, ये सब होते हैं ना, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सबकी मशीनें अलग अलग होती हैं। अब मान लीजिए एक्सरे की मशीन है, तो एक्सरे की मशीन का क्या है कि उसके अंदर से एक्स किरण निकलती है, और वह एक्स किरण जाके वह हड्डी का चित्र खींचती है, वह ये उसका काम है। ठीक है। अब एक्स किरण से पूछो कि क्यों मांस नाम की कोई चीज है ना, उसे नहीं पता। उससे कहो खून नाम की कोई चीज है, उसे नहीं पता। उससे कहो गैस नाम की कोई चीज है, क्योंकि गैस किसी जांच में नहीं आती, उसे नहीं पता। तो उस एक्स किरण का काम केवल हड्डी को देखना है। तो हर साइंस का अपना एक पर्टिकुलर वर्क होता है, उसका एक नेचर होता है। ठीक है ना? ऐसे ही विज्ञान का नेचर क्या है? तो विज्ञान इस थीम को लेकर चलता है कि जो चीज हमें दिखेगी, जो चीज भौतिक रूप से सिद्ध होगी, हम उसको बता देंगे। आज यदि वो सिद्ध नहीं है तो हम कहेंगे कि नहीं है वो चीज। कल को यदि सिद्ध हो जाएगी तो हम कल कह देंगे कि हाँ ये चीज होती है। क्योंकि विज्ञान, साइंस यानी किसी स्थायी निष्कर्ष पर पहुंचा हुआ ज्ञान नहीं, निरंतर खोज में लगा हुआ ज्ञान विज्ञान है। वैज्ञानिक कभी ये नहीं कहता कि आज मैं जो कह रहा हूं वो परम सत्य है। वो ये कह रहा है आज तक जो हमने रिसर्च की है हमें ऐसा समझ में आया है। कल को क्या होगा, कल को यदि कोई नई रिसर्च होगी और मुझे नया समझ में आएगा तो मैं वो बताऊंगा, और हो सकता है वो इससे बिल्कुल उल्टा हो। है ना? क्यों? वो देखते हैं कि जो हमें दिखेगा, जो हम अवलोकन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, और वो चीज उसके रिजल्ट आ गए तो हम आपको बता देंगे। तो उसकी थीम है ये। अब उनसे कहो कि आत्मा होती है कि नहीं, बोले आत्मा चूंकि आज तक दिखी नहीं है इसलिए हम आत्मा को नहीं कहेंगे कि ये तो नहीं होती। बोले हाँ, हमारे मौजूदा प्रैक्टिकल के हिसाब से नहीं होती, भविष्य में यदि उन्हें दिख जाएगी या उसका कार्य दिख जाएगा तो मान लेंगे। तो विज्ञान जो है वो सत्य का दावा नहीं करता कि मैं जो कह रहा हूं वो अंतिम सत्य है। आज तक जो हमें समझ में आया वो हमने बताया, कल को हमारे बयान बदल सकते हैं। यही कारण है कोई कहता है पृथ्वी गोल है, कोई कहता है अंडाकार है, कोई वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी घूमती है, कोई कहता है सूर्य चंद्र घूमते हैं। तो ये क्यों नहीं हो पाता? सबकी अपनी अपनी रिसर्च है। समझ में आया ना? है? तो अब कहते हैं कि भाई वो गया था नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले चांद पे, चांद से बाकायदा वहां से फिर मट्टी लाया था कि नहीं? तो देखो, एक बहुत आपको गंभीर बात बताऊं, आप ऐसा करना, थोड़ा नील आर्मस्ट्रांग का गूगल में सर्च करना। जो व्यक्ति चांद पे होके आया हो, अपन तो बच्चों को कहते चंदा मामा दूर के, समझ में आया ना? और वो तो मामा जी से मिल के आ गया, नील आर्मस्ट्रांग। और हमारे यहाँ तो भारतवर्ष में जरा सा कोई कुछ बता देना तो उसे भगवान मान लेते हैं लोग, भीड़ के भीड़ उसको चरणों मतलब आंखों पलकों पे बिठा लेती, जरा सा कुछ चमत्कार कर दे। नील आर्मस्ट्रांग चांद को होके आया होगा तो वो किसी से मिलता ही नहीं था, पता है? नील आर्मस्ट्रांग किसी से मिलता नहीं था, किसी मीडिया के सामने नहीं आया, किसी पत्रकार के सामने नहीं आया, कोई एक इंटरव्यू लाके बता। आवाज नहीं आ रही है भाई साहब। मुझे लगता है भाई साहब का जो लैपटॉप है उसकी बैटरी डाउन हो गई, आई थिंक, इसलिए चली गई, वापस आते ही होंगे।
फोन लगाना है क्या है? हैं? क्या रेट है? कहाँ है रेट? 260 में 40 कम होंगे 220। और 10 रुपये 15 अगस्त तक अमूल पर का क्या? गरम। गरम। अच्छा। ₹250 से कम क्या मिलेगी? 40 पहले कितने की करेगी? 230 240 आपका करा दी, हटा दी। अभी बात हुई है भाई सबसे, 2 मिनट में जुड़ रहे हैं वो भी वापस। अब ठीक है, दिखाई दे रहा हूं मैं। चलो, अरे ये लैपटॉप चार्ज पे तो चल ही रहा था, लेकिन ध्यान दिया स्विच चालू नहीं कर पाए थे। हम सोच रहे थे वो चार्ज हो ही रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो क्या बात चल रही थी? नील आर्मस्ट्रांग। तो वो किसी से मिलता ही नहीं था, किसी से मिलता, ना मीडिया वाले से, ना मित्रों से, ना किसी से नहीं। जबकि जो इतना बड़ा चांद पे होके आया हो तो वो तो फूला फूला करेगा, कहीं सब जगह, कहीं चीफ गेस्ट, कहीं अध्यक्ष, कहीं मालाएं पहनाई जाएंगी। मिलता ही नहीं था, गुमसुम था, समझ में आए? और बहुत साल पहले पालीताना है, पालीताना गुजरात में, तो पालीताना हम गए थे। मेरे समझ से 97 की बात होगी, 24 साल पहले। तो वहाँ एक कोई साधु थे, वीर सागर नाम था उनका। साधु थे या ब्रह्मचारी थे, क्या थे मुझे ध्यान नहीं, वीर सागर नाम था, श्वेतांबर। और वो नासा में थे, पहले वैज्ञानिक थे। नासा तो आप जानते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ इसरो है, अमेरिका में नासा है। तो नासा में वो वैज्ञानिक थे, और जिस समय वो नील आर्मस्ट्रांग चांद पे गया था वो वहां थे, उनकी टीम में थे, मतलब वो उनके क्या कहते नासा में थे। तो जब वो नील आर्मस्ट्रांग वहां की मिट्टी लेके, वही सब मुझे बताई थी ये सारी चीजें। जब वो वहाँ एक 3 लोग का एक शोध संस्थान है, वहाँ चंद्रमा वगैरह के सबके मॉडल बना रखे थे 24 साल पहले, जबरदस्त तरीके से, कैसे घूमते हैं, कैसे क्या है। तो उन वीर सागर महाराज ने सारे वैज्ञानिकों की कल्पनाओं का खंडन किया था, ग्रेविटी का खंडन किया था, ये चांद पे गए हैं इस अवधारणा का खंडन किया था। बोले चांद पे नहीं गए। जब वो चांद पे से नीचे आया नील आर्मस्ट्रांग, तो सारे मिलने गए, ये नहीं गए मिलने। और बोले वो मिट्टी लाए हैं वहां की। तो कहते, बोले मैं बता दूं मिट्टी कैसी होगी, मैंने देखी तो नहीं अभी। उन्होंने बिना देखे बता दिया था कि ये ऐसी मिट्टी होगी, इसका ये कलर होगा। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले हमारे शास्त्रों में लिखा है। और ये भी बता दें कि बोले चांद पे नहीं गया है। ये वीर सागर जी महाराज कोई थे। बोले फिर बड़ा शोध संस्थान है वहां पर, और मैं देख के आया, तो धुंधली धुंधली सी स्मृति है, 24 साल हो गए। आप में से किसी को पता हो तो बता सकते हैं। तो आप जैसे गूगल पर सर्च करेंगे ना इस विषय में, तो इस विषय में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक मिल जाएंगे जो ये मानते हैं कि ये चांद पे नहीं मिलते, है ना। तो जो भी हो, साइंस अपनी शोध में लगा हुआ ज्ञान है, जो बार बार शोध करता है, रिसर्च करता है, उससे जो निष्कर्ष निकलते हैं वो बताते हैं। तो वो आत्मा को मानता है कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे दिखती नहीं है भाई, उसकी थीम है, उसकी ये साइंस की थीम है। तो जैसे अब
डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, हमारे यहाँ बहुत सारी चिकित्सा पद्धति है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, रेकी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, ये सारी पैथियां हैं। तो सबका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, समझ में आया ना। आप एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अपनी तरह से इलाज करेगा, समझ में आया ना। अब कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे जब किसी के पेट का डाइजेशन बिगड़ जाए, खैर डाइजेशन पेट का ही होता है तो हमारे यहाँ मेरठ तरफ एक चलता है कि उसकी नाभ उतर गई, नाभ, है ना। अब आप मेडिकल साइंस में जाएंगे तो वो नाभ आप नहीं मानते, और अपन को स्वयं अनुभव में आता है, और वो जो सुधार देता है तुरंत ठीक हो जाती है। अब उनके साइंस के प्रोटोकॉल में वो चीज नहीं है, उनसे पूछो नाभ नाम की कोई चीज है, कहते नहीं है। और यहाँ रोज लोगों को अनुभव में आती है, वो सही कर देते हैं, तो डाइजेशन ठीक हो जाता है, गैस से ठीक हो जाती है, समझ में आया ना। तो हर पैथी का एक प्रोटोकॉल है ना, है। और उनके कभी कभार अलग अलग बयान भी होते हैं, है। डॉक्टर कहेगा, अब ये जो मेडिकल साइंस कहेगा कि साइंस वालों को जो डायबिटीज है उनको फल वगैरह नहीं खाना चाहिए, और प्राकृतिक चिकित्सा कहेगी कि तुम खाली पेट ढेर से सारे फल ही खाओ, आपकी शुगर नॉर्मल रहेगी। अब उनका अलग प्रोटोकॉल है, इनका अलग प्रोटोकॉल है, समझ में आया ना यूनानी पद्धति है, उनका अलग प्रोटोकॉल है ना। तो अब वो आपको एक बात बताए, हमारे अभी एक परिचित है, तो उनको कैंसर था, तो वो डॉक्टर जो था स्पेशलिस्ट कैंसर का, उनको स्तन कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर। तो उसने कहा देखो ये सब मैंने लिख दिया है हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से, क्योंकि हमारा एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन दूसरी जगह पे थोड़ा ऑफिस से हटके वो गया, बोले मेरी सलाह ये है तुम ना बायोप्सी कराना ना कुछ कराना, यदि तुमने एक बार बायोप्सी करा ली तो ये कैंसर भड़क जाएगा, फिर कभी ठीक नहीं होगा। तो क्या करे, उसने सलाह दी तुम प्राकृतिक चिकित्सा करो, सुबह शाम योग प्राणायाम करो। कौन कह रहा है, मेडिकल साइंस वाला। लेकिन बोले मैं वहां गद्दी पे बैठ के नहीं कह सकता, क्योंकि वहां मैं मेडिकल साइंस का एक ऑथराइज्ड है ना डॉक्टर हूं, हमें वहां के प्रोटोकॉल के हिसाब से बोलना पड़ेगा, समझ में आए ना। और यहाँ मैं उस प्रोटोकॉल से बाहर हूँ, और उन्होंने बायोप्सी कराई ना कुछ कराई, साल 1.5 साल हो गया, उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा की, योग प्राणायाम किया और सब ठीक है। तो जैसे हर चीज का ऐसे ही साइंस का कि साइंस क्या कहता है, बोले हम खोजने जा रहे हैं। खोजेंगे क्या, खोजना मतलब क्या, जो चीज दिखेगी उसी वो तो हम खोजेंगे, जो है ही नहीं वो क्या खोजेंगे, जो दिखती नहीं वो क्या खोजेंगे, है ना। तो उनका अपना प्रोटोकॉल है। जैसे हमारे यहाँ व्यवहार नय की दृष्टि से ठीक है, व्यवहार नय की दृष्टि से सच्चा है, शुद्ध नय की दृष्टि से झूठा है। ऐसी साइंस की जो अपनी थीम है, साइंस को जो अपना प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से उनकी बातें सही हैं। लेकिन जब सर्वज्ञ के शासन के अनुसार देखेंगे तो सर्वज्ञ के शासन में, शास्त्रों में खोज के नहीं लिखी ये चीजें, पहले से खुजी खुजाई थी पहले से शुद्धि सुधाई थी, सर्वज्ञ देव ने हमें वो बताई और उन्होंने वो बताया। आप देखो 2000 साल पहले तलोय पंडिती लिखा था, और आज भी कोई करणान योग का, उन 3 लोग का गणित वगैरह लिखता है, तो इस 2000 साल में हजारों वो करणान योग के शास्त्र लिखे गए, लेकिन किसी की वाणी में 1 इंच का फर्क नहीं आता। सब वही बात कहते हैं, सब वही बात कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये परंपरागत सत्य है, समझ में आया ना। सत्य महाव्रत के ज्ञानियों ने लिखा। अच्छा एक बात बताओ, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, 1 योजन में 2000 कोस होते हैं। हमारे आचार्यों ने लिखा, यदि ये मान लो झूठ है, कोई मिथ्या दृष्टि कहे कि ये झूठ है, अच्छा उनका इस झूठ में क्या स्वार्थ है, इस झूठ में उनका क्या स्वार्थ है बताओ आप। यदि वो कहते हैं कि ये यहाँ से 790 योजन चंद्रमा है, ये ज्योतिष के देव है, ये जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड ये सब है, अच्छा आचार्य का क्या प्रयोजन है इसमें, उनका कौन सा मतलब सिद्ध होना है, उनको कोई उससे समझ लो कोई बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, कुछ नहीं। उनका क्या स्वार्थ है बताने में, समझ में आया ना। स्वार्थ तो इन छलिया लोगों का होता है, तो है ना। तो इसलिए वो साइंस में फिजिक्स बहुत मैच करती है जैन दर्शन से,
फिजिक्स तो बहुत ज्यादा मैच करती है, केमिस्ट्री मैच करती है, लेकिन ज्योग्राफी मैच नहीं करती, है ना। क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि साहब आज भी देश में ऐसे देश हैं जहां, ऐसे विश्व हैं जहां 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। ऐसे भी तर्क आएंगे कि अभी देखो आप, यहाँ मान लीजिए क्रिकेट मैच देखते हैं, तो यहाँ रात है और जहाँ चल रहा है वहां दिन है, जबकि वो सब भरत क्षेत्र में ही है। वहां दिन है, यहाँ रात है। कहीं ऐसे होते हैं 22 घंटे का दिन होता है, 2 घंटे की रात होती है। 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। तो यदि सूर्य चंद्रमा ऐसे चक्कर लगाते हैं और बिल्कुल 24 घंटे में एक सूर्य ऐसे ऐसे करके वो लगा लेता है, तो फिर इसका क्या गणित है? सब चीजों के समाधान, और इस विषय के भी जो विशेषज्ञ होंगे वो इन सब का समाधान देते हैं, हमने भी सुने हैं, है ना। लेकिन मेरा उसमें ज्यादा रुझान नहीं रहता, इसलिए सुन लेते हैं, जान लेते हैं, ज्यादा उसमें घुसने की कोशिश नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अब वो आते हैं कि बहुत पहले ये 1 योजन पृथ्वी ऊंची उठ गई थी, इतना क्षेत्र, तो वो सब बहुत सारा बताते हैं, ये हर चीज के समाधान है। अब आप एक स्थिति में जाएंगे तो दो दो सूर्य एक साथ दिखते हैं, आप गूगल पर सर्च करना, दो सूर्य एक साथ दिखने को सर्च करना आप, तो 2 सूर्य एक साथ दिखते हैं। साइंस के पास जवाब नहीं है कि ये 2 सूर्य एक साथ कैसे दिखते हैं। इसका जवाब शास्त्रों में है कि जम्बू द्वीप में जो 2 सूर्य हैं और लवण समुद्र में 4 सूर्य हैं, तो जिस समय लवण समुद्र का सूर्य जम्बू द्वीप के नजदीक वाली गली में गमन करता है, और जम्बू द्वीप का सूर्य जब लवण समुद्र के नजदीक वाली गली में गमन करता है, तो वो दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। एक स्थिति बनती है कि एक दिशा में आपको दोनों सूर्य एक साथ दिखाई देंगे, एक अच्छा दिखाई देगा जो हमारा है जम्बू द्वीप के एरिया का है, और जो लवण समुद्र वाला होगा वो धुंधला सा दिखाई देगा। अब ये गली वाली बात अभी आप समझेंगे नहीं। देखो जैसे ये जम्बू द्वीप है, तो ऐसी इनकी गली बनी हुई है घूमने की, और दूर दूर होती जाती है। तो जब लवण समुद्र के नजदीक गली में सूर्य होता है, और नहीं, जम्बू द्वीप का सूर्य लवण समुद्र की बाउंड्री के नजदीक होता है, ठीक है। और लवण समुद्र में जो 4 सूर्य हैं, जब उनमें कोई सूर्य जम्बू द्वीप की तरफ की बाउंड्री में होता है, उसका पूरा मैप में बता सकता हूं मैं, लेकिन बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी बनती है कि दोनों सूर्य बिल्कुल आपको एक दिशा में दिखाई देंगे, एक बिल्कुल जैसा हम रोज देखते हैं वैसा दिखाई देगा, एक दूसरा बिल्कुल धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि वो लवण समुद्र का है। अब इसका जवाब साइंस के पास नहीं है कि वो 2 सूर्य कैसे दिखाई देते हैं, है ना। तो सब चीजें हैं, जो चीज मैच कर जाए कर जाए, नहीं कर जाए नहीं कर जाए। फिजिक्स तो बहुत मैच करती है, ये उत्पाद व्यय द्रव्य और सत्ता और वस्तु नष्ट होते हुए भी प्रति समय बनी रहती है, बनी रहते हुए भी प्रति समय उत्पाद व्यय, ये सारी चीजें वैज्ञानिक मानते हैं। वैज्ञानिक जिसे मैटर कहते हैं, हमारे यहाँ उसे पुद्गल कहते हैं। इस बहुत छाओ द्रव्य में भी स्पेस वगैरह और ये बहुत सारी चीजें हैं जो अपने, इस पे बहुत अलग तरह की पुस्तकें भी लिखी गई है ना। तो ये है, सब है दुनिया में, ठीक है। तो ये ज्योतिष के देव हैं, इनकी बात अभी हमने की। अभी समय हो गया है, यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। ये ज्योतिष के देव ऊपर भी जा सकते हैं वैमानिकों में? नहीं, ये विमान तो अपनी स्थिति में ही रहते हैं। ये देखो, हाँ, विमान कभी अपनी जैसे यहाँ वहां नहीं होते, जो घूम रहे हैं वो घूमते ही रहते हैं अपनी गली में, और एक निश्चित उनका अपना प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से वो घूमते रहते हैं। और जो यहाँ भी अंदर भी कुछ ज्योतिष कैसे हैं जो स्थिर रहते हैं, लेकिन ज्यादातर घूमते हैं। कुछ ऐसे हैं जो यहाँ भी स्थित रहते, 36 अभी एक संख्या है, लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर के सारे ज्योतिष के देव जो जहां जैसे हैं वहीं स्थित रहते हैं। सूत्र आएगा तो रहते हैं। जैसे समोसरण में ये यहाँ पर आ जाते हैं विमान को छोड़कर। हाँ हाँ, वो समोषण वगैरह में विमान को छोड़कर आते हैं, वो सब उनके बैक्टीरियक शरीर आते हैं, डुप्लीकेट शरीर। ओरिजिनल तो वहीं रहता है उसी विमान के अंदर। ये ऐसे कल्प में भी जा सकते हैं? तो ये कल्प में भी जा सकते हैं? में जा सकते हैं,
कल्प में जा सकते कि नहीं जा सकते इसमें अभी मैं श्योर नहीं हूँ। आपने सुबह व्यंतरों का भी पूछा था, तो मैंने उसका जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं ढूंढता रहा, उसका मुझे मिला नहीं अब तक, है ना, और देखूंगा और मिलेगा। तो लिखा तो है उसमें कि संख्यात और असंख्यात योजन तक गमन करते हैं, और यदि असंख्यात योजन तक गमन करते हैं तो बहुत, है ना। और भवनवासियों को तो बताया ही था कि 100 वर्ष वो दूसरे विमान तक चले जाते हैं, पर वर्ष को 16वें स्वर्ग तक चले जाते हैं। तो हो सकता है व्यंतर को भी जा सकते हो, लेकिन जब तक लिखा नहीं पड़े, क्योंकि ये चीजें तर्क से नहीं चलती, लिखा मिले, आगम वचन हो तो ही कहीं जा सकती है। तो अभी मैंने व्यंतरों के प्रकरण में मैं देखता रहा, लेकिन वो कहाँ तक गमन करते हैं ऊपर नीचे वो नहीं मिला, है ना। 16वें स्वर्ग का देव, वैमानिक देव तो चले जाते हैं तीसरी पृथ्वी तक नीचे, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा तक, है ना। लेकिन ज्योतिष कैसे जाते हैं उसका भी देख, व्यंतर और ज्योतिष का भी मिला नहीं, है ना। बाकी ये तो पक्का है कि ये जो वैमानिक जो जहां जैसे रहते हैं विमान में, वो वहीं रहते हैं, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत वहीं रहते हैं। उनका उत्तर शरीर जाता है समोषण में। सौदर्मिंद्र का भी मूल शरीर कभी नहीं आता यहाँ, बोलो। उत्तर शरीर सारे काम कर लेता है, पंच कल्याणक, गर्भ कल्याणक के वो सारी, जन्म कल्याणक और तांडव नृत्य और 1008 आंखें, और वो सब उनका उत्तर शरीर कर लेता है, और मूल शरीर वहीं रहता है अपने विमान में। आत्मा कहाँ रहती है वैसा? आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं उस स्थान तक, ऐसे, हाँ, जुड़े रहे। और ऐसा नहीं कि वो केवल एक शरीर बना सकता है, ऐसा कई कई शरीर बना सकता है, कई कई शरीर बना लेता है, क्लोन, एक से दूसरा, दूसरे से, वो सबके आत्मा के प्रदेश ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, कभी नेटवर्क टूटता नहीं है उनका। क्लोन थ्योरी यहीं से आई होगी भाई साहब। क्या चीज? क्लोन जो बनते हैं आजकल साइंस में, वो यहीं से शायद थ्योरी आई होगी। हो सकता है। आप देखो ना, जगदीश चंद्र बसु ने, जो वैज्ञानिक थे, जब पौधे में जीव की सत्ता सिद्ध की, तो वो बसु कोलकाता में, विक्रम भाई सारा थे, विक्रम भाई सारा जैन थे, है ना। तो उस समय कोलकाता में एक, जाने क्षमावाणी या कौन से प्रोग्राम में उन्होंने सुना था कि स्थावर वनस्पति में जीव होता है, उन्होंने वहां सुना। तो वो तो वैज्ञानिक थे, उन्होंने धर्मशास्त्र में सुना, तो कहीं ना कहीं उनके मन में था कि हो ना हो, जब शास्त्रों में चीज लिखी है, ये जीव है, प्रतिष्ठित वनस्पति है, तो कहीं ना कहीं ये है। फिर जाके उन्होंने रिसर्च की और सिद्ध किया दुनिया के सामने, और सिद्ध कर पाए कि वनस्पति में जीव होता है, नहीं तो मानते नहीं थे जी, है ना। तो ये सारी चीजें पुस्तकों वगैरह में, छोटी छोटी घटनाएं इनकी जीवनियों में, आत्मकथाओं में लोगों के सब मिल जाती है कि कहीं ना कहीं उनके मन, जैसे जिसने जहाज का आविष्कार किया, तो कहीं ना कहीं उसके मन में आया कि यार ये पक्षी उड़ सकता है, तो हम क्यों नहीं उड़ सकते। तो चलो वो तो अलग चीज हो गई, क्यों कैसे हो गई। ये तो बाकायदा उन्होंने कोलकाता में ही किसी कार्यक्रम में सुना। विक्रम भाई सारा थे, जैन थे। हाँ देखो, ये लिख रहे हैं, गोपाल दास जी बरिया दशलक्षण में गए थे कोलकाता, तब वहां के प्रेस्टिस कॉलेज में उन्होंने इस पे व्याख्यान दिया था, है ना। भाई देखो, अच्छे अच्छे लोग जब बैठते हैं कक्षा में, तो यही तो फायदा होता है ना। हमारे अंकुर जी बहुत लोकप्रिय विद्वान है, तो उन्होंने देखो तुरंत बता दिया कि वहां गए तो वहां उन्होंने सुना था, तो उनके दिमाग में आ गया, और फिर उन्होंने दुनिया को सिद्ध कर दिया कि वनस्पति में जीव होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इशारा मिलता ही है ना। ऐसा स्वप्न में किसी को कुछ नहीं आता, कुछ इशारा मिलता है दुनिया से, कुदरत से, तब वो जाके उस तरफ करते हैं। देखो ना, किसी को तारा टूटते हुए देख के बैराग आ गया, तो कहीं ना कहीं कुछ इशारा मिला ना। नीलांजना के नृत्य को देखकर बैराग आ गया, तो कुछ ना कुछ इशारा मिला ना। पशुओं के बंधन क्रंदन को देखकर, दशरथ जी को एक बाल देखकर, कान के पास एक सफेद बाल देखा था तो बैराग आ गया। तो कुछ ना कुछ कुदरत ने इशारा किया ना। और इशारा वो तब कब काम में आया, जब वो संस्कार अंदर में थे, तो काम में आया। पेड़ में फल हो, हिलाओगे तो फल गिरेंगे, फल है ही नहीं और हिलाए जाओ, क्या गिरेगा, कुछ नहीं। तो अंदर में वो संस्कार होते हैं उपादान में, तो जब जरा सा हिलता है तो उसमें से फल टपकने लगते हैं, है ना। चलिए भाई साहब, कई शरीर बनते हैं, इसकी कोई घटना तो होगी?
कितने बनते हैं, या कई शरीर में असंख्यात शरीर आ जाए? चलो मुझे पता चलेगा तो मैं बता दूंगा कितने बना लेते हैं, है ना, अभी नहीं पता। तो चक्रवर्ती तो बनाई थी ना 96,000। नहीं, वो तो पूछ रहे कितने बना सकते हैं, चक्रवर्ती का तो है ही 96,000 बना लेता है, अधिकतम कितने बना सकते हैं, हाँ हाँ है ना। तो अधिकतम का तो भैया कहीं ढूंढने से मिलेगा, कभी आज नहीं कभी तो ही पता चलेगा, है ना, ऐसा। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम